कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कई दशक पहले 42 लोग इस सुनसान द्वीप पर आकर बसने का सपना लेकर पहुंचे थे। उनका मकसद यहाँ अपनी एक नई बस्ती बसाना था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक भयानक तूफान ने इन लोगों को चारों तरफ से घेर लिया और कई लोग एक पुराने चर्च के अंदर फंस गए। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था और खाने पीने का सामान धीरे धीरे खत्म होने लगा। भूख और डर ने इंसानों से वो करवाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिंदा रहने के लिए इन लोगों ने अपने ही साथियों को खाना शुरू कर दिया। उस घटना के बाद इस जगह का नाम हमेशा के लिए डर और रहस्य से जुड़ गया। वक्त गुजरता गया, लेकिन इस द्वीप से जुड़ी खौफनाक कहानियां आज भी जिंदा रहीं। वर्तमान समय में यही द्वीप आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। यहाँ रहने वाले लोग दुनिया से लगभग कटे हुए थे। न ठीक से इंटरनेट चलता था, न मोबाइल नेटवर्क और न ही आधुनिक सुविधाएं आसानी से मिलती थीं। इस द्वीप का मेयर टॉम लॉफ्टिस किसी भी कीमत पर अपनी बस्ती को आधुनिक दुनिया से जोड़ना चाहता था। उसका मानना था कि अगर यहाँ ज्यादा पर्यटक आने लगें तो लोगों की आर्थिक हालत सुधर सकती है। इसी मकसद से टॉम ने न्यूयॉर्क टाइम्स के मशहूर लेखक आर्थर लॉयड को द्वीप पर बुलाया। उसे उम्मीद थी कि अगर आर्थर इस जगह के बारे में एक अच्छी रिपोर्ट लिख दे तो दुनिया भर के लोग यहाँ घूमने आने लगेंगे। लेकिन टॉम को अंदाजा भी नहीं था कि उसी वक्त जमीन के नीचे कुछ ऐसा जाग चुका था जो सदियों से सोया हुआ था। सबसे पहले समुद्र के बीच एक अजीब घटना होती है। फेरी का कप्तान शेप क्लार्क समुद्र के रास्ते लौट रहा होता है। तभी अचानक उसके चारों तरफ एक बेहद घना और असामान्य कोहरा फैल जाता है। कोहरा इतना ज्यादा होता है कि कुछ ही पलों में आसपास कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाता है। शेप रेडियो के जरिए संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सिग्नल पूरी तरह गायब हो जाता है और द्वीप पर मौजूद पक्षियों का व्यवहार भी अचानक बदलने लगता है, जैसे उन्हें किसी ऐसी चीज का एहसास हो चुका हो जिसे इंसान अभी देख नहीं पा रहे थे। इसी दौरान विक नाम का एक स्थानीय व्यक्ति टॉम को चेतावनी देता है। विक का मानना था कि अतीत में जो भयानक घटना इस द्वीप पर हुई थी वही इतिहास अब दोबारा दोहराने वाला है। वह टॉम को तुरंत पूरे द्वीप में खतरे का अलार्म बजाने के लिए कहता है, लेकिन टॉम इन बातों को गंभीरता से लेने के बजाय उसे एक सनकी इंसान समझता है। उसे लगता है कि विक जानबूझकर उसके टूरिस्ट वाले प्लान को खराब करना चाहता है। टॉम के मना करने के बावजूद विक खुद अलार्म बजा देता है, लेकिन लोग उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर देते हैं। विक के मुताबिक इस अभिशाप की शुरुआत हमेशा एक भूकंप से होती है। उसके बाद पूरे द्वीप को एक घना और रहस्यमयी कोहरा घेर लेता है, जिससे द्वीप का बाकी दुनिया से संपर्क टूट जाता है और इसके बाद शुरू होता है असली आतंक। सबसे पहले संक्रमित लोगों की आंखें पूरी तरह सफेद पड़ने लगती हैं। फिर धीरे धीरे उनकी बाकी इंद्रियां भी कमजोर होने लगती हैं। उन्हें भ्रम होने लगता है, उनका व्यवहार बदल जाता है और आखिर में समुद्र में मारे गए पुराने नाविकों की लाशें जैसे दोबारा जिंदा होकर उनके सामने आने लगती हैं। टॉम अभी भी इन बातों को महज अंधविश्वास समझ रहा था, लेकिन तभी कप्तान शेप किसी तरह वापस द्वीप पर पहुंच जाता है। वह लड़खड़ाता हुआ स्थानीय बार में आता है और अचानक वहीं गिर पड़ता है। टॉम उसे अस्पताल ले जाता है और उसकी हालत देखने पहुंचता है, लेकिन कुछ ही देर बाद शेप की आंखें पूरी तरह सफेद हो जाती हैं। अगले ही पल वह बेकाबू होकर टॉम पर हमला कर देता है। टॉम किसी तरह खुद को बचाता है, लेकिन शेप की हालत तेजी से बिगड़ती है और आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। इसी बीच टॉम की मुलाकात आर्थर लॉयड से होती है, लेकिन आर्थर सिर्फ घूमने और रिपोर्ट लिखने के लिए यहाँ नहीं आया था। वह पहले ही द्वीप के इतिहास की जांच शुरू कर चुका था और उसने एक ऐसा रहस्य खोज लिया था जिसे जानकर टॉम भी हैरान रह जाता है। इस द्वीप पर जन्म लेने वाले लोगों का शरीर जैसे हमेशा के लिए इस जगह से जुड़ा हुआ था। अगर कोई स्थानीय व्यक्ति द्वीप छोड़कर बाहर जाने की कोशिश करता तो उसके शरीर में अचानक ऐसा बदलाव होता कि उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हो जाती। टॉम इस बात को भी अंधविश्वास मानकर खारिज कर देता है। वह बताता है कि वह खुद कई बार द्वीप से बाहर जा चुका है, लेकिन फिर एक बात सामने आती है जो इस रहस्य को और गहरा कर देती है। टॉम इस द्वीप पर पैदा नहीं हुआ था, लेकिन उसका बेटा इवान यहीं पैदा हुआ था। इसका मतलब साफ था कि अगर यह श्राप सच है तो इवान शायद इस द्वीप से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। इसके बावजूद आर्थर अपनी रिपोर्ट में द्वीप के बारे में उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छी बातें लिखता है। टॉम को लगता है कि अब उसका प्लान कामयाब हो गया है। वह टूरिस्ट के आने की तैयारी शुरू कर देता है, लेकिन विक अब भी मानता था कि बाहरी लोगों को इस द्वीप पर बुलाना एक बहुत बड़ी गलती है। वह होटल के दरवाजे को बाहर से बंद करने की कोशिश करता है ताकि कोई बाहरी व्यक्ति अंदर न जा सके, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है और शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। ज्यादातर लोग अभी भी विक को पागल समझ रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपनी आंखों से इस द्वीप पर हो रही अजीब घटनाओं को देखा था। वे टॉम को चुनौती देते हैं कि अगर उसे सच में लगता है कि द्वीप की सारी कहानियां सिर्फ अंधविश्वास हैं, तो वह एक रात उस पुराने और बदनाम होटल में अकेले बिताकर दिखाए। टॉम चुनौती स्वीकार कर लेता है। वह पूरी रात को कैमरे में रिकॉर्ड करने का फैसला करता है। उसे होटल के उसी
उसी कमरे में ठहराया जाता है जिसे सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता था। यह एक पुराने जहाज के कप्तान का कमरा था। कहा जाता था कि कई साल पहले एक कप्तान ने इसी कमरे में अपना मानसिक संतुलन खो दिया था और अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी थी। लेकिन टॉम के लिए सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। उसे एक सूची दी जाती है जिसमें कुछ खास वाक्य लिखे थे। मान्यता थी कि अगर इन वाक्यों को कमरे के अंदर जोर से पढ़ा जाए तो यहाँ मर चुके लोगों की आत्माएं जाग जाती हैं। रात की शुरुआत बिल्कुल सामान्य रहती है, लेकिन कुछ देर बाद टॉम की मुलाकात विलियम नाम के एक रहस्यमयी आदमी से होती है। विलियम का वहाँ होना अपने आप में अजीब था, क्योंकि होटल का मालिक भी रात के समय इस इमारत के अंदर रुकने से डरता था। विलियम खुद को सिर्फ काम के सिलसिले में आया हुआ एक मुसाफिर बताता है। धीरे धीरे दोनों साथ समय बिताने लगते हैं। कुछ देर के लिए टॉम को लगता है कि शायद यह रात इतनी डरावनी नहीं होने वाली। बातों के दौरान टॉम अपने बचपन और परिवार से जुड़ी कुछ बातें भी सामने रखता है। वह बताता है कि अपने बचपन की गर्मियों में इसी द्वीप पर आया करता था और वक्त के साथ उसने यहीं अपनी जिंदगी बना ली। आखिरकार वह बिना किसी विरोध के मेयर भी बन गया। अब विलियम की मौजूदगी से टॉम का आत्मविश्वास और बढ़ जाता है। उसे लगता है कि अगर वह पूरी रात यहाँ रह गया तो वह गांव वालों को हमेशा के लिए साबित कर देगा कि उनकी सारी कहानियां सिर्फ डर और अंधविश्वास हैं। लेकिन तभी उसकी नजर उस सूची के आखिरी काम पर जाती है। उसे होटल के कमरे में मौजूद एक बेहद संकरी जगह की जांच करनी थी। ये जगह इतनी छोटी और अंधेरी थी कि कोई सामान्य इंसान वहां जाने की हिम्मत भी नहीं करता। फिर भी टॉम कैमरा उठाता है और उस संकरे रास्ते की तरफ बढ़ जाता है। टॉम जैसे ही उस बेहद संकरे रास्ते के अंदर आगे बढ़ता है, उसके पीछे अचानक भारी कदमों की आवाज गूंजने लगती है। कुछ ही सेकंड बाद वही आवाज तेजी से उसके करीब आने लगती है। टॉम पीछे हटने की कोशिश करता है, तभी उसे विलियम नजर आता है। लेकिन अब वह इंसान जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा था। वह असंभव तेजी से उस संकरे रास्ते में टॉम की तरफ रेंग रहा था। ये वही रूप था जिसका जिक्र द्वीप की पुरानी कहानियों मिलता था। टॉम किसी तरह वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी नजर अंधेरे में पड़ी एक सड़ी गली लाश पर जाती है। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वह लाश बिल्कुल उसी के जैसी दिखाई देती थी। इसके बाद टॉम की आंख खुल जाती है। वह पसीने से पूरी तरह भीगा हुआ बिस्तर पर बैठा होता है। बाहर तेज रोशनी हो चुकी थी और सुबह हो चुकी थी। कुछ देर तक टॉम समझ ही नहीं पाता कि वह कहाँ है। उसे लगता है कि होटल में हुई पूरी घटना सिर्फ एक बुरा सपना थी। लेकिन जब वह होटल के मालिक और शेरिफ बुशर को रात में विलियम के साथ हुई मुलाकात के बारे में बताता है तो मामला और भी अजीब हो जाता है। होटल की सुरक्षा कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक की जाती है। रिकॉर्डिंग में टॉम पूरी रात अकेला दिखाई देता है। वह अकेले बैठकर बोर्ड गेम खेल रहा था और सामने रखी एक खाली कुर्सी से ऐसे बात कर रहा था जैसे उसके सामने सच में कोई बैठा हो। यानी विलियम वहाँ था ही नहीं। लेकिन टॉम की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जेल से बाहर आने के बाद विक उसे बताता है कि विलियम कोई काल्पनिक इंसान नहीं था। वह असल में द्वीप के इतिहास से जुड़ा एक आदमी था जिसकी मौत कई साल पहले हो चुकी थी। विक दोबारा वार्निंग देता है कि होटल को पर्यटकों के लिए खोलना पूरे द्वीप को मुसीबत में डालने वाला है। लेकिन होटल का मालिक इन वार्निंग को मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उससे लगता है कि अगर टॉम उस कमरे में पूरी रात जिंदा रह सकता है तो वहाँ कोई खतरा नहीं है। विक को उसका यह रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह होटल के मालिक को उसी कमरे में जाकर कुछ सेकंड खड़े होने की चुनौती देता है। होटल का मालिक किसी तरह कमरे के अंदर चला जाता है, लेकिन कुछ ही समय बाद जब वह बाहर निकलता है तो उसका पूरा चेहरा डर से कांप रहा होता है। वह इतना सदमे में था कि ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। जब लोग कमरे के अंदर जाकर देखते हैं तो पूरा कमरा अस्त व्यस्त पड़ा होता है और इसी दौरान वहाँ दीवारों पर फैला हुआ काला फफूंदी भी दिखाई देती है। टॉम तुरंत इस चीज को अपनी पिछली रात की घटना से जोड़ देता है। उसे लगता है कि शायद इसी जहरीले फफूंद की वजह से उसे भ्रम हुआ था और उसने विलियम को देखा। अब टॉम के पास अपनी कहानी को समझाने के लिए एक वजह थी और दूसरी तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी आर्थर की रिपोर्ट अपना असर दिखा रही थी। द्वीप पर लगातार टूरिस्ट आने लगे थे। टॉम के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि इन टूरिस्ट के साथ द्वीप पर पुराने श्राप भी जागने वाले थे। एक दिन काम पर जाते समय टॉम की मुलाकात मारिसा नाम की एक टूरिस्ट से होती है। मारिसा रास्ता भटक चुकी थी। मारिसा बताती है कि वह अपनी दोस्तों के साथ बैचलरेट पार्टी मनाने इस द्वीप पर आई है। हालांकि इस जगह का इतिहास देखते हुए यहाँ पार्टी मनाने का फैसला अपने आप में काफी अजीब था। रास्ते में दोनों की बातचीत बढ़ती है और टॉम को धीरे धीरे मारिसा पसंद आने लगती है। अपनी पत्नी की मौत के बाद शायद पहली बार उसे किसी के लिए फिर से वैसा एहसास हुआ था। मारिसा गाड़ी से उतरने से पहले टॉम को बताती है कि वह शाम को कहाँ रहने वाली है। इस
इसका मतलब साफ था कि अगर टॉम चाहे तो वह उससे दोबारा मिल सकता था। लेकिन उसी दिन एक पुरानी परंपरा भी टॉम का इंतजार कर रही थी। हर साल मेयर को एक खास रस्म निभानी पड़ती थी, जिसे मेयर की एनुअल स्विम के नाम से जाना जाता था। द्वीप के लोगों का मानना था कि समुद्र के गुस्से को शांत रखने के लिए मेयर को हर साल समुद्र में मौजूद एक पुराने प्रकाश स्तंभ तक तैरकर जाना पड़ता है और फिर वापस लौटना पड़ता है। टॉम भी इस परंपरा को निभाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वापस लौटते समय उसकी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक बुजुर्ग महिला पर पड़ती है। महिला परेशान और कमजोर दिखाई दे रही थी। टॉम अपनी गाड़ी रोककर उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उस महिला के शरीर का हाव भाव अचानक बदल जाता है। वह बेहद अजीब तरीके से टॉम की तरफ बढ़ने लगती है। अगले ही पल वह सामान्य इंसान से कहीं ज्यादा तेजी से टॉम का पीछा करने लगती है। टॉम किसी तरह वहां से भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन भागने से पहले वह महिला उसके शरीर पर गहरी खरोंच मार देती है। चोट ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन टॉम के लिए असली खतरा उस खरोंच के पीछे छिपा था। स्थानीय डॉक्टर उसे समुद्र में तैरने से सख्त मना करता है, क्योंकि चोट में संक्रमण हो सकता था। टॉम जब अपने ऑफिस के लोगों को इस अजीब हमले के बारे में बताता है, तो वहां मौजूद एक बुजुर्ग कर्मचारी उसकी बात सुनकर डर जाता है। वह बताता है कि टॉम पर हमला करने वाली कोई सामान्य बूढ़ी महिला नहीं थी, वह एक समुद्री दानव थी। पुरानी मान्यता के अनुसार यह दानव अकेले यात्रियों और नाविकों को अपना शिकार बनाती थी। एक बार अपने शिकार को खरोंचने के बाद वह उसके शरीर की गंध को पहचान लेती थी और फिर पूरे द्वीप में उसका पीछा कर सकती थी। जब तक शिकार मर न जाए वह उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। लेकिन टॉम अब भी इस चेतावनी को गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं था। उसे अपनी परंपरा पूरी करनी थी, इसलिए दर्द के बावजूद वह समुद्र में उतर जाता है। समुद्र किनारे खड़ी भीड़ उसे उत्साह से देख रही होती है, लेकिन जैसे ही टॉम समुद्र के बीच उस सुनसान प्रकाश स्तंभ के करीब पहुंचता है, पानी के नीचे से वही समुद्री दानव उस पर हमला कर देती है। टॉम को कुछ समझने का मौका भी नहीं मिलता और वह पानी के अंदर बुरी तरह घायल हो जाता है। लेकिन किनारे खड़ी भीड़ को वहां कोई दानव दिखाई नहीं दे रही थी। उनकी नजर में तो मेयर अचानक समुद्र के अंदर पागलों की तरह हाथ पैर मार रहा था। अब उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वह तुरंत विक के पास पहुंचता है और पूरी घटना बताता है। विक उसकी बात सुनकर समझ जाता है कि समुद्री दानव ने टॉम को अपना शिकार बना लिया है। वह बताता है कि इस दानव के पास एक खास जहर होता है। इस जहर से धीरे धीरे शिकार के शरीर में लकवा मारने लगता है। जब इंसान पूरी तरह हिलने डुलने में असमर्थ हो जाता है, तब समुद्री चुड़ैल उसके चेहरे के ऊपर बैठकर उसका दम घोंट देती है। विक के मुताबिक टॉम के पास बचने का सिर्फ एक रास्ता था। उसे अगले 72 घंटे तक खुद को किसी सुरक्षित कमरे के अंदर बंद रखना होगा। अगर वह इतने समय तक समुद्री चुड़ैल से बच गया तो उसका शरीर उस दानव की पकड़ से बाहर हो सकता था। लेकिन टॉम को अपनी जिंदगी से ज्यादा अपने टूरिस्ट सीजन की चिंता थी, और सबसे बड़ी बात, उसी रात उसकी मारिसा के साथ मुलाकात तय थी। टॉम तमाम चेतावनियों को नजरअंदाज करके अपनी डेट पर चला जाता है। दोनों के बीच काफी नजदीकी बढ़ने लगती है और मारिसा टॉम को आगे की बातचीत उसके घर पर करने का इशारा देती है। आमतौर पर टॉम शायद इसके लिए तैयार हो जाता, लेकिन इस बार उसके दिमाग में विक की चेतावनी घूम रही थी, इसलिए वह मारिसा को टाल देता है और दोनों बाद में मिलने का फैसला करते हैं। टॉम को लगता है कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन उसी रात उसके घर के दरवाजे पर अचानक दस्तक होती है। टॉम दरवाजा खोलने से पहले ही आवाज पहचान लेता है। बाहर मारिसा खड़ी थी। यहीं से टॉम के मन में शक पैदा होता है। आखिर उसने तो उसे साफ तौर पर घर आने से मना किया था। टॉम दरवाजा बंद रखकर ही उससे सवाल करने लगता है। वह जानना चाहता है कि उसे उसके घर का पता कैसे मिला। वह यह भी पूछता है कि अगर मारिसा अपनी दोस्तों के साथ बैचलरेट पार्टी मनाने आई थी तो उसने अभी तक उन दोस्तों को देखा क्यों नहीं। टॉम को अब शक होने लगता है कि शायद समुद्री चुड़ैल ने मारिसा का रूप धारण कर लिया है, लेकिन मारिसा टॉम के इस व्यवहार से बुरी तरह शर्मिंदा और परेशान हो जाती है। वह वहां से चली जाती है। मारिसा के वहां से चले जाने के बाद टॉम को पता चलता है कि उसकी दोस्तें सड़क के ठीक नीचे गाड़ी में उसका इंतजार कर रही थीं। इससे टॉम को थोड़ी राहत मिलती है कि कम से कम मारिसा कोई दानव नहीं थी, लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकती। कुछ ही मिनट बाद समुद्री चुड़ैल आखिरकार टॉम के घर के अंदर घुस जाती है। वह उसके शरीर पर अपना जहरीला जहर छोड़ देती है और देखते ही देखते टॉम का पूरा शरीर लकवाग्रस्त होने लगता है। अब वह पूरी तरह उस दानव के सामने बेबस था। समुद्री चुड़ैल धीरे धीरे उसके ऊपर चढ़ती है और उसका दम घोंटने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन आखिरी पल में टॉम अपनी बची हुई थोड़ी सी ताकत का इस्तेमाल करता है। वह अपने रिक्लाइनर की रिलीज लीवर तक हाथ पहुंचाता है और उसे दबा देता है। कुर्सी अचानक पीछे की तरफ खुल जाती है और समुद्री चुड़ैल अपना संतुलन खोकर नीचे गिर जाती है। टॉम को पता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। वह अपने लकवाग्रस्त शरीर को फर्श पर घसीटते हुए किसी सुरक्षित जगह की तलाश करता है। किसी तरह वह बाथरूम तक पहुंच जाता है और अंदर छिपने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी खुली हुई चोटों से निकल रही गंध समुद्री चुड़ैल तक आसानी से पहुंच
जाती है। वह बाथरूम में भी उसका पीछा करते हुए पहुंच जाती है। समुद्री चुड़ैल अब उसके बिल्कुल सामने होती है और उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी दरवाजा जोर से खुलता है। विक वहां पहुंच चुका था। वह बिना एक पल गंवाए बेहद करीब से समुद्री चुड़ैल पर गोली चला देता है। टॉम की जान आखिरकार बच जाती है। लेकिन अब कहानी टॉम की सहायक पेट्रिशिया की तरफ मुड़ती है। पेट्रिशिया पूरे शहर में एक ऐसी लड़की के रूप में जानी जाती थी जिसे लोग पसंद नहीं करते थे, क्योंकि कई साल पहले द्वीप के सबसे खौफनाक अलौकिक हत्यारे ने स्थानीय हाई स्कूल की कुछ लड़कियों को अपना निशाना बनाया था। उस हमले में बाकी सभी लड़कियां मारी गईं, लेकिन पेट्रिशिया अकेली ऐसी लड़की थी जो जिंदा बच गई थी। हमले से पहले उस हत्यारे ने कई दिनों तक लड़कियों को फोन करके डराया था, लेकिन पेट्रिशिया को कभी ऐसा फोन नहीं आया। इसलिए उसके ही स्कूल के लोगों ने उस पर झूठी कहानी बनाने का आरोप लगा दिया। उनका मानना था कि पेट्रिशिया ने यह सब सिर्फ लोगों का ध्यान पाने के लिए किया था। एक दिन वह अपनी लाइब्रेरी वैन में काम कर रही होती है और लोगों से किताबें इकट्ठी कर रही होती हैं। तभी उसे दान में दी गई किताबों के बीच एक अजीब और पुरानी किताब मिलती है। किताब का नाम था योर टर्न, आउट विद द ओल्ड एंड इन विद द न्यू। ऊपर से यह किताब एक साधारण सेल्फ हेल्प किताब जैसी दिखाई देती थी, लेकिन इसमें दिए गए निर्देश काफी अजीब थे। किताब पेट्रिशिया से खुद के बारे में अच्छी बातें लिखने को कहती है। फिर उसे अपनी कमियां लिखने और यह सोचने को कहा जाता है कि वह खुद को कैसे बदल सकती है ताकि लोग उसे पसंद करने लगें। धीरे धीरे किताब उसे एक नई जिंदगी का लालच देने लगती है। उसमें लिखा था कि अगर पेट्रिशिया एक शानदार और पूरी तरह सफल पार्टी आयोजित कर लेती है तो उसकी सामाजिक पहचान हमेशा के लिए बदल जाएगी। पेट्रिशिया पहले से ही लोगों का अटेंशन पाने के लिए तरस रही थी, इसीलिए वह किताब की हर बात को गंभीरता से लेने लगती है। वह एक भव्य कॉकटेल पार्टी आयोजित करने का फैसला करती है। पार्टी का समय सूरज के ढलने के बाद रखा जाता है और जगह भी बेहद शानदार तरीके से सजाई जाती है। लेकिन शुरुआत में ऐसा लगता है कि उसकी सारी मेहनत बेकार जाने वाली है, क्योंकि पार्टी में आने के लिए द्वीप का लगभग कोई भी स्थानीय व्यक्ति तैयार नहीं होता। लेकिन तभी उसकी किस्मत अचानक बदल जाती है। मारिसा और उसकी बैचलरेट पार्टी वहां पहुंच जाती है। असल में टॉम ने पहले ही उन्हें इस पार्टी के बारे में बताया था। पेट्रिशिया को इससे उम्मीद मिलती है कि शायद रात इतनी खराब नहीं होगी, लेकिन तभी एक और हैरान करने वाली चीज होती है। उसके हाई स्कूल के वही लोग जिन्होंने सालों तक उसका मजाक उड़ाया और उसे झूठा कहा था, वे भी पार्टी में पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे पार्टी में भीड़ बढ़ने लगती है। कुछ ही समय में पेट्रिशिया की पार्टी एक बड़ी सफलता बन जाती है। पहली बार उसे लगता है कि शायद लोग उसे सच में स्वीकार करने लगे हैं। लेकिन जिस किताब ने उसे यह सब हासिल करने में मदद की थी, उसकी कीमत अभी बाकी थी। रात खत्म होने लगती है। तभी किताब पेट्रिशिया को एक आखिरी काम करने के लिए कहती है। उसे एक खास तरह की ड्रिंक तैयार करनी थी। पहले उसे अपने मेहमानों के सामने दिल से धन्यवाद देना था और फिर सभी को वह खास ड्रिंक पिलानी थी। पेट्रिशिया बिल्कुल वैसा ही करती है। वह मेहमानों के सामने खड़ी होकर उन्हें धन्यवाद देती है। फिर सबको वह खास ड्रिंक बांट दी जाती है। मेहमान खुशी खुशी उसे पीने लगते हैं। पेट्रिशिया इसके बाद रसोई में सफाई करने चली जाती है, लेकिन वहीं जाकर उसके सामने उस रात का सबसे भयानक सच सामने आता है। जिस फल को वह अभी तक काट रही थी, वह असल में फल था ही नहीं। वहां रखी सामग्री में जानवरों के सड़े हुए शरीर के टुकड़े और जमा हुआ खून मिला हुआ था। पेट्रिशिया के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ आता है कि उसने अनजाने में लोगों को क्या पिला दिया है, लेकिन इस पूरी घटना को एक और व्यक्ति शुरू से देख रहा था। टॉम के ऑफिस का एक बुजुर्ग कर्मचारी चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ था। अब पेट्रिशिया डर कर आईने के सामने जाती है। आईने में उसे अपना चेहरा दिखाई देता है, लेकिन तभी उसके सिर पर मौजूद सजावटी ताज दानव के सींगों जैसा दिखाई देने लगता है। पेट्रिशिया को अब समझ आता है कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हो चुका है। वह भागकर बाहर पहुंचती है, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पार्टी में मौजूद लोग किसी गहरी नींद में चलने वाले इंसानों की तरह एक साथ नदी की तरफ बढ़ रहे थे। उनकी आंखों में कोई भाव नहीं था। वे सीधे ठंडे पानी के अंदर जाने लगे और अगर कोई उन्हें रोकता नहीं तो वे सभी पानी में डूबकर मरने वाले थे। अब पेट्रिशिया को समझ आता है कि वह सेल्फ हेल्प किताब असल में कोई साधारण किताब नहीं थी। वह एक बेहद पुरानी जादुई किताब थी जो लोगों को अपने नियंत्रण में लेकर उनके व्यवहार को बदल सकती थी। इसी बीच शेरिफ बुशर भी इस रहस्य के करीब पहुंच चुका था। वह उस बुजुर्ग महिला की फुटेज देख रहा था जिसे टॉम ने समुद्री चुड़ैल बताया था। उसी जांच के दौरान उसे पेट्रिशिया की एक और रिकॉर्डिंग मिली। रिकॉर्डिंग में पेट्रिशिया
रात के बीच अकेली बैठकर उसी रहस्यमयी किताब को पढ़ रही थी। जैसे ही शेरिफ को पार्टी में हो रहे हंगामे की खबर मिलती है, वह तुरंत वहां पहुंच जाता है। लोगों को बचाने के लिए पेट्रिशिया उस जादुई किताब को आग में फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन किताब उसके हाथ से छूटती ही नहीं। वह जैसे उसके शरीर से चिपक चुकी थी। आखिरकार पेट्रिशिया को अपना हाथ जलती हुई आग के अंदर डालना पड़ता है। भयानक दर्द के बावजूद वह अपना हाथ आग में रखती है। कुछ ही देर बाद किताब उससे अलग हो जाती है और उसी पल उस किताब का जादू टूट जाता है। नदी की तरफ बढ़ रहे सभी लोग अचानक रुक जाते हैं और पार्टी में मौजूद लोगों की जान बच जाती है। लेकिन पेट्रिशिया को कोई धन्यवाद नहीं देता, बल्कि उसके पुराने दुश्मन तुरंत उस पर आरोप लगा देते हैं कि उसने जानबूझकर ड्रिंक में नशीली चीज मिलाई थी। पेट्रिशिया अकेली और टूट चुकी हालत में रात के अंधेरे में अपने घर की तरफ चल पड़ती है। तभी रास्ते में टॉम और विक की गाड़ी उसके पास आकर रुकती है। दोनों तेजी से वहां से निकल रहे थे, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने समुद्री चुड़ैल का सामना किया था, लेकिन उनके पास रुकने का समय नहीं था। टॉम को अपनी लैंडलाइन पर रेवरेंड ब्राइस का एक बेहद घबराया हुआ संदेश मिला था। उस संदेश में कुछ ऐसा था जिससे दोनों को लगा कि चर्च से जुड़ा कोई बड़ा रहस्य सामने आने वाला है। इसलिए टॉम, विक और पेट्रिशिया सीधे पेरिश हाउस पहुंचते हैं। लेकिन वहां पहुंचते ही उनके सामने एक डरावना दृश्य होता है। रेवरेंड ब्राइस ने खुद को फांसी लगा ली थी। तीनों को यकीन था कि कोई साधारण इंसान अचानक ऐसा कदम नहीं उठाता, इसलिए वे उसके घर की तलाशी शुरू करते हैं। तलाशी के दौरान उन्हें एक अजीब पुराना कागज मिलता है। इसके साथ ही उन्हें कुछ ऐसे रिकॉर्ड भी मिलते हैं जिनमें रेवरेंड ब्राइस ने बार बार एक अनजान नंबर पर फोन किया था। टॉम उस नंबर पर संपर्क करने का फैसला करता है। फोन उन्हें टॉड ओकॉनर नाम के एक स्थानीय व्यक्ति तक पहुंचाता है। टॉड खुद को स्थानीय शमन बताता था, लेकिन उसके दूसरे काम भी थे और वह नशीले पदार्थ बेचने के लिए भी जाना जाता था। टॉड से पूछताछ करने पर एक और रहस्य सामने आता है। रेवरेंड ब्राइस ने उससे एक बेहद ताकतवर काले फफूंद जैसा पदार्थ खरीदा था। इसे ट्रू साइट कहा जाता था। यह जहरीला और रहस्यमयी फफूंद सिर्फ इसी द्वीप पर उगता था। टॉड बताता है कि ट्रू साइट का इस्तेमाल करने वाले इंसान को ऐसी चीजें दिखाई दे सकती हैं जो सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देती। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि रेवरेंड ब्राइस ने ऐसा क्या देखा था जिसने उसे अपनी जान लेने पर मजबूर कर दिया। इस सवाल का जवाब पाने के लिए किसी को खुद ट्रू साइट का सेवन करना था। टॉम इस जोखिम को लेने से डरता है, लेकिन विक आगे आता है और खुद इसे लेने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि टॉड इस समय बुरी तरह नशे में था। वह गलती से टॉम को ही विक समझ लेता है और ट्रू साइट सीधे टॉम के ड्रिंक में डाल देता है। टॉम को कुछ समझने का मौका भी नहीं मिलता और वह उस रहस्यमयी पदार्थ को पी जाता है। इसके बाद उसका दिमाग बुरी तरह प्रभावित होने लगता है। वह दिन के अलग अलग समय पर अचानक जागता है, लेकिन उसे बिल्कुल याद नहीं रहता कि पिछले कुछ घंटों में उसने क्या किया। और सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि उसी दौरान उसने पूरे शहर में रात का कर्फ्यू लगा दिया था। पर्यटकों से भरे इस सीजन में कर्फ्यू लगाना स्थानीय दुकानदारों के लिए बहुत बड़ा झटका था। इसलिए सभी कारोबारी एक मीटिंग में टॉम को घेर लेते हैं। वे उससे जवाब मांगते हैं कि जब शहर में सबसे ज्यादा पर्यटक आए हुए हैं, तब वह ऐसी पाबंदियां लगाकर उनका कारोबार क्यों बर्बाद कर रहा है। लेकिन टॉम के लिए सबसे अजीब बात यह थी कि उसे खुद नहीं पता था कि वह वहां तक पहुंचा कैसे। उसकी याददाश्त फिर से गायब हो चुकी थी। अगली बार जब उसे होश आता है तो मीटिंग खत्म हो चुकी होती है और वहां मौजूद सभी लोग जा चुके होते हैं। लेकिन इन लगातार हो रहे ब्लैकआउट के बावजूद टॉम के दिमाग में सिर्फ एक इंसान था, उसका बेटा इवान। और टॉम का अपने बेटे को लेकर डर बिल्कुल सही था। इवान हाल ही में द्वीप पर आई कुछ पर्यटक लड़कियों के सामने खुद को बहादुर साबित करना चाहता था। तभी कुछ स्थानीय बच्चे उसे एक खतरनाक चुनौती देते हैं। उसे उस पुराने घर के अंदर जाना था जहां कभी ब्लैकवुड नाम का एक खौफनाक हत्यारा रहता था। शहर वालों ने उसे मारने के बाद उसी घर के फर्श के नीचे दफना दिया था। इवान चुनौती स्वीकार कर लेता है और लड़कियों के सामने अपनी बहादुरी दिखाने के लिए घर के अंदर जाने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वह अंदर कदम रख पाता, शेरिफ बुशर वहां पहुंच जाता है। वह इवान को रोक देता है और उसे उस जगह से दूर ले जाता है। बचाए जाने के बाद भी इवान अपनी बहादुरी का दिखावा करना बंद नहीं करता। वह लड़कियों के सामने उस पुराने हत्यारे का मजाक उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन बुशर तुरंत उसे चुप करा देता है। उधर विक का ध्यान रेवरेंड ब्राइस के घर से मिले उस रहस्यमयी कागज पर था। वह उस पुराने दस्तावेज को शहर के इतिहासकार जेरी के पास लेकर जाता है। जेरी उस पर लिखे पुराने अक्षरों को पढ़ने में कामयाब हो जाती है और जैसे ही वह उसको ट्रांसलेट करती है, एक बहुत बड़ा रहस्य सामने आता है। वह कागज असल में सारा वेस्टकॉट वॉरेन की डायरी का एक पन्ना था। सारा इस द्वीप के संस्थापक रिचर्ड वॉरेन की पत्नी थी और उसकी डायरी में लिखी बातें इस द्वीप के सबसे पुराने और सबसे खौफनाक रहस्य की शुरुआत बताती थी। अब कहानी कई सदियों पीछे चली जाती है। 18वीं सदी में सारा वेस्टकॉट नाम की एक उम्रदराज और अविवाहित महिला समाज से अलग थलग पड़ चुकी थी। जब उसे अमीर और प्रभावशाली रिचर्ड वॉरेन से शादी करने का मौका मिलता है तो वह खुशी खुशी विडो में पहुंचती है। लेकिन द्वीप पर कदम रखते ही उसकी खुशी धीरे धीरे डर में बदलने लगती है। वहाँ का पादरी उसे रहस्यमय तरीके से सावधान रहने की
सलाह देता है। सारा को भी कुछ अजीब चीजें नजर आने लगती हैं। कई घरों के दरवाजों पर बड़े बड़े सफेद निशान बने हुए थे। सारा तुरंत पादरी के पास पहुंचती है। पादरी उसे आखिरी बार रिचर्ड के घर वापस जाने के लिए तैयार करता है। इस बार योजना थी कि सारा रिचर्ड की शराब में नींद की दवा मिला दे। रात में रिचर्ड पहले शराब पीने से मना कर देता है। उसे अपने दिमाग को साफ रखना था, लेकिन सारा किसी तरह उसे कुछ घूंट पीने के लिए तैयार कर लेती है। जैसे ही दवा उसके शरीर में पहुंचती है, रिचर्ड को समझ आ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। वह गुस्से में सारा पर हमला कर देता है। तभी रिचर्ड का सबसे बड़ा बेटा बीच में आ जाता है। वह अपने पिता पर हमला करता है क्योंकि रिचर्ड ने उसकी असली माँ की हत्या की थी। इस मौके का फायदा उठाकर सारा रिचर्ड के 5 बच्चों को लेकर नाव में द्वीप से भाग जाती है। उधर गुस्से में भरे स्थानीय लोग रिचर्ड को पकड़ लेते हैं। उसे जंगल में ले जाकर जिंदा दफना दिया जाता है। लेकिन जब रिचर्ड को पता चलता है कि सारा उसके बच्चों को भी द्वीप से बाहर ले गई है, तो वह एक भयानक चेतावनी देता है। उसके मुताबिक द्वीप पर जन्म लेने वाला कोई भी बच्चा इस जगह को छोड़कर जिंदा नहीं रह सकता। यानी सारा जितनी दूर अपने बच्चों को लेकर गई थी, खतरा उतना ही बड़ा उनका पीछा कर रहा था। वर्तमान समय में जेरी द्वारा किए गए अनुवाद से एक और बड़ा रहस्य सामने आता है। वह रहस्यमयी प्राचीन शक्ति वास्तव में उसी धातु के लॉकेट के अंदर बंधी हुई थी, जिसे रिचर्ड हमेशा अपने पास रखता था। अब विक को यकीन हो जाता है कि अगर इस रहस्य की जड़ तक पहुंचना है तो रिचर्ड की कब्र खोलनी होगी। वह कब्र खोदता है, लेकिन कब्र के अंदर जो मिलता है उसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। रिचर्ड वॉरेन अभी भी जिंदा था। सदियां बीत चुकी थीं, लेकिन वह मरा नहीं था। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट करना मत भूलना।